जोग्राफी है दैट इज़ बेसिकली आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें जो फिजिकल जोग्राफी वाला पार्ट आ जाता है ना, थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग कि शायद इसमें साइंस बैकग्राउंड की आवश्यकता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। सही बताऊं तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल जोग्राफी पढ़ने के बाद इतना उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि अल्टीमेटली जो जोग्राफी ऑप्शनल बच्चे लेते हैं वो इसी वजह से लेते हैं क्योंकि दे गेट इम्प्रेस बाय द आइडिया ऑफ फिजिकल जोग्राफी। तो जीएस पेपर 1 में जो जोग्राफी का वेटेज है 100 मार्क्स इज़ मिनिमम। सिर्फ एक एनसीईआरटी में थोड़ी सी परेशानी बच्चे को आएगी और वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी, काफ़ी टफ है। तो एनसीईआरटीज़ ही इसका सिलेबस है, उन्हीं को पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज हमारे साथ इस स्पेशल सेशन में मौजूद हैं हमारे अपने फैकल्टी अनिरुद्ध अग्रवाल सर। सर वेलकम टू द सेशन। थैंक यू। तो अनिरुद्ध सर के साथ आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों, यूपीएससी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर इंडिविजुअल इस तरह के इंटरैक्टिव फैकल्टी के साथ सेशंस हम कर रहे हैं, जहां पर आपको हमारे एजुकेटर्स डिटेल में बताएंगे कि कैसे उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अब अगर आप पहली बार यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, डिटेल में देखिए और इस तरह के जितने दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस हैं उनको भी देखिए। हम पूरी सीरीज कर रहे हैं विद ऑल द सब्जेक्ट एजुकेटर्स। डू वॉच देम कंप्लीटली एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे अच्छे से डिटेल में तैयारी होती है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी टेक्निकल होता है। तो अनिरुद्ध सर, सबसे पहले तो ये मिथ बताइए कि क्या ज्योग्राफी सच में इतना टेक्निकल है कि उसको केवल साइंस बैकग्राउंड वाले लोग आसानी से पढ़ सकते हैं या कोई भी उसे पढ़ सकता है? देखिए सर, वैसे तो जो जोग्राफी है दैट इज़ बेसिकली आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें जो फिजिकल जोग्राफी वाला पार्ट आ जाता है ना, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, तो यू स्टार्ट फीलिंग कि शायद इसमें साइंस बैकग्राउंड की आवश्यकता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जोग्राफी का जो मेजर पार्ट है वो ह्यूमन और इकोनॉमिक जोग्राफी ही आता है, तो वो वहाँ पर वो मेनली ह्यूमैनिटीज़ वाला पार्ट ही है। तो फिज़िकल जोग्राफी थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर उसके कुछ प्रिंसिपल्स को समझ लिया जाए, जैसे फिज़िक्स में लॉज होते हैं, वैसे अगर फिज़िकल जोग्राफीज़ के कुछ लॉज को समझ लिया जाए तो आई थिंक देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी स्मूथ प्रोसेस। बड़ी ही आसानी से आप इनफैक्ट सही बताऊं तो बहुत सारे बच्चे फिज़िकल जोग्राफी पढ़ने के बाद इतना उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि अल्टीमेटली जो जोग्राफी ऑप्शनल बच्चे लेते हैं वो इसी वजह से लेते हैं क्योंकि दे गेट इम्प्रेस बाय द आइडिया ऑफ फिजिकल जोग्राफी। ओके, तो ज्योग्राफी का वेटेज कितना है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट? देखिए, ज्योग्राफी के वेटेज की बात करें तो सबसे पहले तो अप अंटिल 2013 इसका वेटेज काफ़ी सिग्निफिकेंट था। लेकिन हुआ क्या कि 2013 के बाद, जैसा कि आप जानते होंगे, फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम भी कंबाइन कर दिया गया था विद द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो कॉमन होता है दोनों ही फॉरेस्ट और इसके लिए। उसके बाद क्या हुआ कि यूपीएससी का जो फोकस था वो एनवायरनमेंट पे थोड़ा बढ़ गया। इनफैक्ट 2014 का पेपर इतना डिफरेंट था, इतना बड़ा शॉक था कि एनवायरनमेंट के 15 से भी अधिक क्वेश्चंस आए थे और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की मात्रा एकदम से कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने थोड़ा स्टेबलाइज़ किया। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अभी भी प्रीलिम्स में कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब दी अर्लियर टाइम्स, लेकिन वेटेज अच्छी खासी है। 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन तक आपको ज्योग्राफी से देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा ट्रेंड में चेंजेस आए हैं उसमें कि पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते थे, लेकिन आजकल प्लेसेस इन न्यूज़ वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। जैसे स्पेशली इंडिया बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, इंडिया के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इवन इंटरनेशनल के क्वेश्चंस भी आते हैं, अब उसको आप ज्योग्राफी में मान लीजिए या फिर आईआर में मान लीजिए। लेकिन हाँ, मैपिंग बेसिकली जो ट्रेंड है वो थोड़ा मैपिंग की तरफ जाने लग चुका है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते थे। तो द क्रक्स इज़ की इसकी वेटेज प्रीलिम्स में स्टेबलाइज होने के बाद अभी भी 10 से 12 क्वेश्चंस की है। तो एवरेज हम 10 तो मान के चले कि 10 सवाल ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। बिल्कुल सर। मैक्सिमम इट कुड गो अप टू 12, 13, 14 मैक्स। अच्छा, और मेंस में कितना वेटेज है ज्योग्राफी मेंस का? में तो ज्योग्राफी की वेटेज कंसिस्टेंटली मेंटेन रही है। इनफैक्ट कुछ साल ऐसे थे जिसमें कि उसकी वेटेज को बढ़ा भी है। आप अगर आप देखें तो मेंस में जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी आता है, तो जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का वेटेज है 100 मार्क्स इज़ मिनिमम। एवरी ईयर हम लोग 100 मार्क्स का पेपर देखते ही देखते हैं। कुछ साल 110 भी गया है, कुछ साल 115 भी गया है। मैंने काफ़ी एनालिसिस करी हुई है मेंस की। आई थिंक एक साल में 125 भी चला गया था। मतलब 50% पेपर आपका सिर्फ ज्योग्राफी के ही ऊपर बेस्ड था। और अगर आप इसको पेपर 3 में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है और एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसके साथ जोड़ लिया जाए तो फिर तो उसकी वेटेज आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के 2 सवाल आते ही आते हैं, एनवायरनमेंट के भी कुछ सवाल आते ही आते हैं। तो उस केस में इसकी वेटेज 150-160 भी चली जाती है। बट एक श्योर शॉट कंपार्टमेंटलाइजेशन करें तो 100 मार्क्स तो है ही है।
तो अगर हम जीएस के 4 पेपर भी गिन लेते हैं तो 1000 में से 100 मार्क्स तो हैं, दैट इज 10% ऑफ द जीएस सिलेबस फॉर मेंस, ओनली जीएस। अब यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो डिस्कशन है वो हमने एक अलग वीडियो में किया है, उसे भी जरूर देखें। डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स हमने किंजल सर के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप उसको देखिएगा प्लीज। ओके, तो ज्योग्राफी से हम सर यहाँ पर विल स्टिक टू द ज्योग्राफी पोर्शन। 100 मार्क्स इन मेंस, प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चंस के बीच में, इंपॉर्टेंट तो है, इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द जीएस प्रिपरेशन। ज्योग्राफी को अगर हम देखें तो ज्योग्राफी अगर कोई स्टूडेंट स्टार्ट कर रहा है तैयारी करना, क्या उसे ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ना चाहिए? शुड समवन डायरेक्टली स्टार्ट विद ज्योग्राफी? मान लीजिए आज मैं एक फर्स्ट ईयर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ या फिर मेरी जस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई है, मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, प्रोबेबली 10th क्लास में पढ़ा था, तो क्या मुझे ज्योग्राफी के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए इसमें लाइक वी से, जैसे आपने कहा कि पिलर है, तो यूपीएससी सीएससी में इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि जो पिलर्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। नाउ मेरे हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन इन 4 पिलर्स में से किसी 2 सब्जेक्ट्स के साथ करनी चाहिए, कोई भी 2 आप ले सकते हैं, तो इट कैन बी ज्योग्राफी ऑल्सो। कमिंग टू द पॉइंट कि ज्योग्राफी थोड़ा सा क्योंकि टेक्निकल हो जाता है, अगर आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं आप लोग, या फिर मान लीजिए आप लॉ वाले बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आपने नहीं पढ़ा हुआ, उस केस में इट मेक्स सेंस कि आप डायरेक्टली जो ज्योग्राफी की मुश्किल वाली किताबें उसमें ना जाएं। एनसीईआरटीज़ हैं, सबने पढ़ रखी होती हैं, क्लास 6 से स्टार्ट कर दीजिए आप, एंड बहुत ही सिंपल है, मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी आप आई थिंक 2-3 घंटे में पूरी पढ़ लेंगे, वो भी मज़े में। एंड सेम गोज़ फॉर क्लास 7, क्लास 8 तक की एनसीईआरटीज़ बड़े ही प्यार से पढ़ी जाती हैं। इट इज़ इन फैक्ट अ फन एक्टिविटी, आपको कुछ नया जानने को मिलता है, बहुत सालों से टच नहीं होता। तो येस, इट कैन बी स्टार्टेड इन द बिगनिंग ऑफ द प्रिपरेशन, और काफ़ी अच्छा आपको बेस मिल जाता है। कई बच्चे जो अगेन मैं कहूँगा ऑप्शनल लेने की सोचते भी हैं, उनको भी थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी क्या हमें ये चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो येस, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा, कुछ बेसिक्स क्लियर होने स्टार्ट होंगे, इवेंचुअली फिर इसके जो और सोर्सेज हैं उन पे भी हम फिर मूव कर सकते हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल वैसे एनसीईआरटी से रिलेटेड ही था, तो आपने उसको आंसर कर दिया है कि 6 to 8 तक तो एनसीईआरटी हमें फटाफट पढ़नी है, इट इज़ वेरी इजी। व्हाट अबाउट 9 to 12th एनसीईआरटी? क्या उसको क्लासेस अटेंड करने के बाद या कहीं और टीचर से पढ़ने के बाद पढ़ना चाहिए, या फिर स्टूडेंट अपनी तरफ से पहले पढ़ना स्टार्ट कर दे? अपनी तरफ से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। सिर्फ एक एनसीईआरटी में थोड़ी सी परेशानी बच्चे को आएगी, और वो है क्लास 11th की एनसीईआरटी। क्लास 11th में 2 एनसीईआरटीज़ आती हैं, एक इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और एक फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है। दोनों ही काफ़ी टफ हैं, मतलब काफ़ी मुश्किल उसमें सिलेबस आता है। क्लास 12th की एनसीईआरटी भी ईजी है इनफैक्ट, और उसके पहले वाली 10th तक तो सारी ही ईजी हैं। तो अगर अपने लेवल पे पढ़ना चाहता है बच्चा, वो भी पढ़ सकता है। इनफैक्ट उसको अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाएगा, और फिर जब टीचर की क्लासेस चलेंगी, जैसे हमारी क्लासेस चलेंगी ही, तो फिर उसके बाद जो हमने सब्जेक्ट पढ़ाया है उसको अगर वो मैप करना है एनसीईआरटी से जा करके पढ़ सकता है। लेकिन ये गिवन है क्योंकि ज्योग्राफी को लेकर अभी तक कोई प्रॉपर किताब नहीं अवेलेबल है। जैसे हम लोग पॉलिटी में देखते हैं कि लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड नेम है ना, लेकिन ज्योग्राफी के केस में ऐसा कोई नेम नहीं है अवेलेबल, तो एनसीईआरटीज़ ही इसका सिलेबस है। ओके, और एक आधी किताब आती है, जैसे जीसी लॉन्ग वगैरह आती है, लोग पढ़ लेते हैं, मैपिंग के लिए एक आधी किताब आती है, लेकिन सिलेबस के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज़ ही हैं, उन्हीं को पढ़ना है। पहले पढ़ लो, फिर जब टीचर पढ़ा रहा है उसके बाद फिर टीचर के साथ साथ उसको रिवाइज़ कर लो, नोट्स के साथ साथ रिवाइज़ कर लो, दैट ऑल्सो मेक्स टोटल सेंस। तो बुक्स की जहाँ पर हम बात करें, आप कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद जीसी लियोंग का कुछ पोर्शन पढ़ना है। जो दूसरी मार्केट में कई सारी बुक्स आती हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, पर जैसे कुछ एक फेमस माजिद हुसैन सर की जो किताब है, हाँ तो इस तरह की किताबों को क्या स्टूडेंट खरीद के डे 1 से उन्हें पढ़ना स्टार्ट करे बजाय एनसीईआरटी के? इज दैट स्ट्रैटेजी वायबल कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ के सीधा बुक्स पे जा रहे हैं? क्या ये करा जा सकता है? देखिए, दिस माइट वर्क फॉर सम अदर सब्जेक्ट, लेकिन सेंस ज्योग्राफी मेरा खुद का सब्जेक्ट है, तो मैं तो मानता हूँ कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगेन थोड़ा डर सकता है बच्चा कि क्योंकि वो किताबें थोड़ी मोटी हैं, बल्कि हैं, देखने में आपको लगता है कि कैसे करूँगा मैं। माजिद हुसैन हम बच्चों को रेफ़र करते हैं सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के लिए, कि कल को अगर आपको अपनी इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और बेहतर करना है, कुछ और डिटेल में जाना है, तो उस केस में माजिद हुसैन सर की जो इंडियन ज्योग्राफी की किताब है वो एक इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है, येस। बट वो भी आपको पूरी नहीं पढ़नी, सिलेक्टिवली ही पढ़नी होती है, बिकॉज कायदे से वो किताब बनाई गई थी ऑप्शनल के लिए। ओके, तो लेकिन वो बच्चे यूज़ करने लग गए हैं आजकल, थोड़ा फेयर फैक्टर भी आ गया है मार्केट में कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, तो उसको सिलेक्टिवली पढ़ना होता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, मिनरल्स रिसोर्सेज है टॉपिक ज्योग्राफी में, इसका जो कंटेंट मैटर है आपको एनसीईआरटीज़ में कहीं पर भी एक जगह पे देखने को नहीं मिलता।
अगर आपको ये जानना है कि इंडिया में कॉपर की माइंस कहाँ पर हैं, आयरन की माइंस कहाँ पर हैं, आपको एक जगह पे इसका प्रॉपर सिलेबस नहीं मिलता। उस केस में ये वाली किताबें बड़ा हेल्प करती हैं, बिकॉज कंपाइलेशन मिल जाती है आपको। ओके ऐसे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए माजिद हुसैन बुक इज़ रियली गुड, बट अगेन थोड़ा सा आपको अगर गाइडेंस मिले कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आपका टाइम बच सकता है। मतलब रेफरेंस के लिए यूज़ करना है और वो भी उतना ही रेफर करो जितना आपके टीचर्स आपको कह रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके तो दो देखिए तरीके होते हैं पढ़ाई के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली दे आइदर गो फॉर सेल्फ स्टडी जो ये चैनल पे हमें देख रहे हैं। दूसरा तरीका है जो किसी बैच के साथ या किसी कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा अपना पाथफाइंडर अग्निपथ बैच है जहाँ सर आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो उसमें आप स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करते हैं कि पूरी बुक्स एक बार पढ़ के फिर आपकी क्लासेस अटेंड करी जाए, या फिर आप कहेंगे कि बेसिक से ही आप एनसीईआरटी को कवर करते हुए आप पूरा पढ़ाते हैं? तो अग्निपथ बैच में आपका क्या रोल रहता है, स्ट्रैटेजी रहती है ज्योग्राफी क्लासेस में? इट कैन गो ईदर वे। मतलब अगर आपके पास समय है, बच्चे के पास समय है, वो पहले पढ़ ले और उसके बाद हमारी क्लासेस को अटेंड कर ले। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, अभी अभी आपकी मान लीजिए ग्रेजुएशन पूरी हुई है, आपको समय ही नहीं मिला कुछ करने का, आप डायरेक्टली क्लासेस में आ जाइए और उसके बाद आप साथ साथ में रिविजन भी कर सकते हैं। बिकॉज हमारी दैट वाज अ जेट फ्लाइंग आई थिंक। वो तो इसकी आवाज़ तो आएगी, कोई बात नहीं, इसको रहने देना, इसको काटना मत। आप कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ, बेसिकली अगर जैसे हमारी जो क्लासेस होंगी वो 1.5 घंटे के आसपास की क्लास हमने रखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनुअस नहीं रखेंगे उसे। और उसके बाद आप इजीली हमारी क्लास को तो रिवाइज़ करने में आप मैक्सिमम हाफ एन आवर में रिवाइज़ कर सकते हैं, और रिमेनिंग फिर आप मे बी हाफ एन आवर में अपनी बुक्स को भी रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखी हैं। इन दैट केस अगर आपने पढ़ रखी हैं तो भी है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि आपको पहले पढ़कर ही आना है या फिर हमारी क्लास के बाद ही पढ़ना है। इट कैन गो ईदर वे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आप लोगों के लिए अग्निपथ बैच लेकर आ रही है, जिसमें आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी करवाई जा रही है फॉर ओनली 8,000 रुपीज़। ये देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी बैच होगा। और आपको लग रहा होगा कि 8,000 में यूपीएससी की तैयारी हो रही है, लेकिन आपको सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग ऑल द मेंटोरशिप, मेंस प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। तो इस बैच को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं बल्कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में थोड़ी बहुत गाइडेंस तो होनी ही चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट कंप्लीटली गो इट आउट अलोन। नेक्स्ट थिंग ये कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए कुछ महीने बाद, जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है प्रोबेबली उसके कुछ महीनों बाद, तो जो भी हमारा अपकमिंग बैच होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दिस जर्नी, जहां पाथफाइंडर के एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको आईएएस बनाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट कब स्टार्ट करे? क्लासेस के साथ साथ क्या प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए कि एक बार पूरा सब्जेक्ट पढ़ लें उसके बाद हम एमसीक्यूज पर आएँ? नहीं सर, आई वुड नॉट सजेस्ट कि क्लासेस के साथ आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। इन माय ओपिनियन एंड आई थिंक ये शायद एक जनरल स्ट्रैटेजी सभी सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करी जा सकती है कि वंस योर सिलेबस इज़ डन, हालांकि यूपीएससी में कभी सिलेबस पूरा होता नहीं है, बट वंस योर बेसिक सिलेबस इज़ डन, आपको पता है कि ये आपकी किताबें थी और ये आपने पढ़ ली हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग वाले प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू कीजिए टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज रह गई थी पहले प्रिपरेशन में, कहाँ कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स रह गई थी। एंड पीवाईक्यूज़ तभी पिक्चर में आने चाहिए। इम्पॉर्टेंट बहुत है। हमने बहुत सारे टॉपर्स के साथ बातचीत करी, इनफैक्ट हम भी यही बोलते हैं बच्चों को बार बार कि पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। मेंस में तो सर पीवाईक्यूज़ एज इट इज़ उठ के सेम आ जाते हैं, मतलब 3-4 साल के बाद सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं यूपीएससी, बिकॉज कुछ टॉपिक्स उसी टॉपिक का सेम सवाल मेंस में फिर से आ गया। एग्जैक्टली सर, मतलब बिल्कुल, मतलब जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं, वाटर प्रिजर्वेशन हो गया, फ्लडिंग के टॉपिक्स हो गए, ये आते ही आते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो दिस इज़ समथिंग, अगर आप मेंस के पीवाईक्यूज़ को देख लोगे फिर तो आप ये मान के चलिए कि आपका मेंस की तैयारी तो वहीं से काफ़ी हो जाती है। प्रीलिम्स के भी पीवाईक्यूज़ उतने ही रेलिवेंट हैं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही देखोगे थोड़ा आप शायद डर भी सकता है बच्चा, या फिर घबरा सकता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसने सिलेबस पढ़ा नहीं हुआ। तो इट इज़ बेटर कि आप सिलेबस को पढ़िए, उसके बाद कम टू दैट पॉइंट कि आप अपने पीवाईक्यूज़ वगैरह को देख रहे हैं, अलॉन्ग विद योर मॉक टेस्ट वगैरह ही आप पीवाईक्यूज़ को भी एक मॉक टेस्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। जैसे मॉक टेस्ट किया ज्योग्राफी का, साथ में पीवाईक्यूज़ भी कर लिया टू सी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं यूपीएससी वाले क्वेश्चन। पहले नहीं करना चाहिए, बाद में ही उसकी टर्न आए तो सही है।
एंड व्हाट अबाउट मेंस पीवाईक्यू, उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब शुरू करें, या फिर इन जनरल मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब स्टार्ट करें? मेंस की आंसर राइटिंग के लिए वैसे तो हमारी कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज भी हैं, बट एक मैं यहाँ पे नई स्ट्रैटेजी की बात करना चाहूँगा। आई रिसेंटली मेट अ टॉपर, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, उनका काफ़ी अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर्ड, एंड आई रियली लाइक दैट स्ट्रैटेजी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने क्या किया ना, जैसे मेंस की कुछ बुक्स आती हैं जो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करके आपको मिल जाती हैं मार्केट में, पिछले 10 साल का पीवाईक्यूज़ सॉल्व पड़ा हुआ है। उन्होंने क्या किया कि वो सुबह पढ़ते थे, जैसे ज्योग्राफी है मान लीजिए, तो सुबह ज्योग्राफी का किसी 1 साल का पीवाईक्यूज़ को उन्होंने देखा, आंसर भी पढ़ लिया, एंड शाम को फिर उसी पीवाईक्यू को खुद से लिखने की कोशिश करी, टू सी कि कितना वो रिटेन कर पा रहे हैं, कितने पॉइंट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, एंड क्या वो कुछ ऐड ऑन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और ये वो प्रोसेस फॉलो करते रहे टिल, मतलब, और ये उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया था फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, जब पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो उनका थोड़ा बैकग्राउंड हालांकि ह्यूमैनिटीज़ का था, तो इसलिए उनको इतना परेशानी नहीं थी, बट उन्होंने बिगनिंग से ही स्टार्ट कर दिया, एंड टिल द लास्ट डे ऑफ, मतलब जब तक मेंस नहीं था तब तक वो ये प्रोसेस फॉलो करते रहे, अपनी आंसर राइटिंग को बेटर करते रहे। तो उनका ये मानना था कि आंसर राइटिंग डे 1 से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। ओके, दिस वॉज अ न्यू स्ट्रैटेजी। वो आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए वो एक सेपरेट डिबेट और टॉपिक है, लेकिन आई फील कि अगेन पीवाईक्यूज़ के अगर आप मॉडल आंसर्स भी देख लोगे बने बनाए मार्केट में, और उनसे भी कुछ ना कुछ सीख लोगे, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्या एक एवरेज स्टूडेंट ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, और बिल्कुल ईजिली आपको किताब मिल जाती है मार्केट में, बहुत सारे पब्लिशर की किताबें आती हैं, उसको उठाइए, में आंसर्स को पढ़ना शुरू कीजिए, यू विल गेट टू नो कि डिमांड क्या है, किस तरह से आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल बनाना है, डायग्राम वगैरह कहाँ ऐड करने हैं, कहाँ नहीं ऐड करने। तो आई थिंक काफ़ी ईजिली ये चीज़ मतलब वर्कआउट कर सकती है। लास्ट पार्ट है करंट अफेयर्स का। तो ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स किस तरह के पूछे जाते हैं और कहाँ से कैसे प्रिपेयर किए जाएं? ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स अगर हम बात करें तो मेंस के जीएस पेपर 1 में और इवन प्रीलिम्स में मैंने बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देखी है। इट इज़ मोस्टली सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैपिंग है, तो मैपिंग में कुछ आईआर के केस में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अदरवाइज जो इंडियन मैपिंग है उसमें कुछ भी करंट अफेयर जैसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो पूरा स्टैटिक का ही पार्ट है। स्टैटिक का ही पार्ट है, तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, यू नेवर नो। और हम जैसे ज्योग्राफी का फेवरेट है ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि हमारा देश ऐसा है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से काफ़ी इफेक्ट होता है। तो हर मतलब आई थिंक ओवर द लास्ट 10 ईयर्स हर साल साइक्लोन का क्वेश्चन आया है, भले वो प्रीलिम्स में आया हो भले मेंस में, लेकिन आया ज़रूर है। और वो टेक्निकल सवाल होता है, काफ़ी टेक्निकल सवाल होता है, आपको प्रॉपर मतलब जानकारी साइक्लोन्स की स्टैटिक पार्ट के बारे में होनी चाहिए। वो इस साल के साइक्लोन का नाम नहीं पूछने वाले आपसे, है ना, वो किस दिन आया था ये सब नहीं पूछने वाले आपसे। तो ये करंट अफेयर्स का कोई उसमें वेटेज नहीं है। तो इसमें स्टैटिक नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन मेंस में भी वही चीज़ चलती है कि ज्योग्राफी में हमने करंट अफेयर्स बेसिस पे टॉपिक्स नहीं देखे हैं। बहुत साल पहले देखते थे कि कुछ सडनली नया आ गया पूछ लिया, बट अभी आई एम नॉट विटनेसिंग एनी पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स इन ज्योग्राफी। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट में वी कैन से, हालांकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, बट वहाँ पर करंट के टॉपिक्स यही आता है। वहाँ पर वी कैन से कि हाँ, जो करंट डिज़ास्टर्स न्यूज़ में चल रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। ज्योग्राफी के केस में करंट अफेयर्स का इतना कोई वेटेज नहीं है। कुछ ऐसे सवाल आए थे जैसे कि कारा सी, सारगासो सी, बांदा सी, रैंडम कोई लोकेशंस, एटलस माउंटेन पर सवाल आ रखा है। तो ये हम क्या स्टैटिक में ही इसको कवर करें, या फिर आपको लगता है कि जहाँ पर कोई करंट इवेंट हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है, तो केवल उन जगहों को याद करें, या फिर पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए? क्योंकि ये बहुत टफ है, पर्सनली मुझे भी बहुत टफ लगता था कि इतनी पूरी दुनिया की ज्योग्राफी हम कैसे याद कर सकते हैं कि एटलस माउंटेन भी पता हो, तो वो कैसे करना है? देखिए उसमें जैसे हमने पहले कहा ना सोर्सेज के बारे में, तो जब हम बात करते हैं तो जैसे एनसीईआरटीज पढ़ ली आपने जीसी लियोंग पढ़ ली, लेट से आपने माजू सेंसर की किताब पढ़ ली, तो असल में ना वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत बच्चे स्किप कर जाते हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है, बट आजकल वेटेज काफ़ी बढ़ गई है, हम क्वेश्चंस भी देख रहे हैं। प्रॉब्लम इसकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के सोर्सेज फिक्स नहीं है, और अगेन अब ये पता नहीं कौन सी ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं, लेकिन एक किसी ज़माने की ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेहतरीन जानकारी दिया हुआ है, कॉन्टिनेंट वाइज आपको बता रखा है कि इस कॉन्टिनेंट में ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो आपको पता नहीं वहाँ पे कैसे जाएंगे आप, लेकिन उसके लिए उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि आपको वर्ल्ड मैपिंग पे फोकस करना पड़ेगा। आप खुद से देखते रहिए, जो हम एटलस देखते रहिए, इवन जो बड़े वाला मैप है आपके रूम पे होना चाहिए उसको देखते रहिए।
जो एटलस है उसमें से आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगते रहेंगे, दुनिया की इंपॉर्टेंट सीज कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट इस्थमस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट गल्फ्स, इंपॉर्टेंट बेज ये कौन से हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी आप मैप को देखते रहेंगे तो आपका खुद का भी माइंड वर्क करेगा कि हम लोग और इसमें से कैसे जानकारी को निकाल सकते हैं। यहाँ पर PYQs भी हेल्प करेंगे आपका इवेंचुअली। यू विल अंडरस्टैंड कि ज्योग्राफी किस तरह के सवाल पूछ रही है UPSC में, तो वो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये आइडियाज़ मुझे होने चाहिए, ये वाली प्लेस के बारे में जानकारी मुझे होनी चाहिए। ऑल्सो इसमें हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं पाथफाइंडर चैनल पर, हाँ जी। उनमें भी आप मैप पर फोकस कीजिए कि जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट घटना हो रही है, तो अक्सर जैसे अनिरुद्ध सर भी IR के टॉपिक्स कवर करते हैं, तो उसमें वो हमेशा बताएंगे कि ये घटना इस एरिया में हो रही है, तो उसके मैप को ध्यान से देख लो। उसका मैप हम दिखाते भी हैं, लोकेशन दिखाते भी हैं उसका। तो जैसे यूक्रेन वॉर हो गया, तो यूक्रेन से सवाल पता है कि आएगा, कर्ट स्ट्रेट पर आएगा, या फिर कोई ना कोई स्ट्रेट्स पूछ लेंगे, डार्डनेल्स पूछ लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा जो न्यूज़ में रहती है उन पे तो फोकस रखना ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ज्योग्राफी के जो मेरे मन में सवाल थे एस्पिरेंट्स की तरफ से, जो कभी ना कभी मेरे सामने आए थे, वो मैंने आपसे पूछ लिए। इसके अलावा आपको लगता है कि हमने कुछ स्किप कर दिया एक बेसिक एस्पिरेंट के लिए, शुरुआती एस्पिरेंट के लिए ज्योग्राफी में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन? सर सवाल तो कोई स्किप नहीं किया, बस मैं एक चीज़ को रिपीट ही करना चाहूँगा कि प्लीज़ ज्योग्राफी के केस में, क्योंकि सोर्सेज स्कैटर्ड हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ज्योग्राफी में सोर्सेज ही हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि ज्योग्राफी मुझे तो आसान लगती है, बहुत साल से पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन सोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ किसी की कही सुनी बातों में मत जाओ कि जैसे आजकल बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो अपनी, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जो अपनी किताब निकाल देंगे। डोंट डू दैट। मतलब NCERT ही आपके लिए ज्योग्राफी का सिलेबस है ना। एक GC लियोंग हम लोग बोलते हैं, उसको भी सिलेक्टिवली बोलते हैं। हमारे कोर्स में हम बताएंगे भी कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। सेम फॉर माजिद हुसैन, उसमें भी सिलेक्टिवली बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो अपने सोर्सेज को फिक्स रखिए, दैट इज़ इट। मतलब अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं है, ज्योग्राफी GS के लिए पढ़ रहे हैं, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड टू दिस, और उससे ही आपका ज्योग्राफी का पूरा जो सिलेबस है वो ईजिली पूरा हो जाएगा। कोई उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपका कोई मित्र, कोई मिलने वाला जो अभी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है कि आप एक पेरेंट के तौर पर देख रहे हो ये वीडियो, आपके बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको भी आप ये वीडियो शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो एक बहुत ही स्पेसिफिक कंसाइज नॉलेज है और एक जेन्युइन एस्पिरेंट के लिए काम आने वाली नॉलेज है, वो उस तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ नाइस डे।